हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक तिवारी फ्रॉम अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आज ये पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, पहले ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका थर्ड पॉइंट इस पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, हमारा टॉपिक समझ में आ गया आपको। हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। ठीक, चलो भाई लिखा जाए। लिखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो चलो भाई इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि चार्ज रखा हो, फोर्स लग रहा हो, पोटेंशियल निकालना हो तब की कहानी में। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर क्या अपने पास क्यू चार्ज है। बिल्कुल सर, यहाँ पर क्यू चार्ज है। ठीक है, अभी ध्यान देना, यहाँ पर अपन बहुत आगे कोई पॉइंट ले लेते हैं, इन्फिनिटी तक की बात कर लेते हैं। मान लेते किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, कहाँ तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में अपन को कुछ काम करना पड़ा। तो यहाँ का पोटेंशियल अपन मान लेते हैं कि v हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल v। ठीक है, और सपोज कर लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अपन मान लेते हैं सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आ जाता है 1/4πε0 Q/r। अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ से और आगे नहीं ले जाके बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस यहाँ तक लेकर आना है। ये पॉइंट A तो ये पॉइंट B तक। अब B पर पोटेंशियल क्या होगा सर, B पर पोटेंशियल ऐसा कह सकते हैं अपन कि B पर पोटेंशियल थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। तो V प्लस क्या हो जाएगा, ये dV हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? जी सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, या फोर्स, या जो फोर्स हमें लगाना है, क्या करना है हमको, जो फोर्स हमें लगाना है इसको यहाँ तक लाने में। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, यदि मुझे चार्ज को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स यदि मुझे निकालना है तो क्या करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स टू मूव चार्ज, और चार्ज को अपन बोलते हैं Q0, टू मूव चार्ज Q0 फ्रॉम A टू B, A से B तक लाने में, है ना। A से B तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। तो मैं कहता हूँ, समझना इस कॉन्सेप्ट को, मैं कहता हूँ इस पर यहाँ पर लग रहा होगा 10 न्यूटन का फोर्स। क्या लग रहा होगा, 10 न्यूटन का फोर्स। तो यदि मैं यहाँ पे 10.1 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना चालू कर दूं, कितने न्यूटन का, 10.1 न्यूटन का, तो क्या इस फोर्स से तो ज़्यादा ही है, तो धीरे धीरे ही सही पर ये चार्ज इस तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। ये वाला जो फोर्स कहलाता है ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक चार्ज लगा रहा है। और ये वाला जो फोर्स है ये कहलाता है एफ एक्सटर्नल, जो हम लगा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अपनी कहानी ये है कि पिछली बार कॉन्सेप्ट में मैंने डायरेक्ट ये फोर्स ले लिया था और डिस्प्लेसमेंट इसलिए इस तरफ हो रहा था, तो अपन ने एंगल ले लिया था 180 डिग्री लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, लेकिन यदि कहानी परिवर्तित हो जाए, मैं कहता हूं यहाँ पर दूसरे तरीके से, यदि लगने वाला ही फोर्स अपने अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। बिल्कुल सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अपोजिट आ जाएगा, क्योंकि भाई एक्सटर्नल इस तरफ लग रहा है, एफ उस तरफ लग रहा है। अच्छा, इक्वल में क्यों ले रहे हैं सर, यहाँ पे 10 न्यूटन था, यहाँ पे 10.1 था। देखो लगभग बराबर कह सकते हैं ना, इनइक्वालिटी लेके चलेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो लगभग बराबर कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपन को एक्सटर्नल उतना ही फोर्स लगाना जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बस चूंकि डायरेक्शन अपोजिट इसलिए माइनस में ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ अलग से, क्योंकि भैया वैल्यू की ये बात है, मैग्नीट्यूड की बात है, जिस तरफ 10 न्यूटन तो इस तरफ माइनस का 10 न्यूटन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने पास। सीधी सी बात है, ये चलिए वेक्टर लगा ही देता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, तो एफ एक्सटर्नल आएगा अपने पास। फोर्स का फॉर्मूला सर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q0 मल्टीप्लाइड बाई ई। तो ये हो जाएगा माइनस Q0 मल्टीप्लाइड बाई ई। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। अब वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, यदि अपन बात करें वर्क डन इन मूविंग द चार्ज की, चार्ज को मूव करने में कितना काम करना पड़ा होगा, तो वो आप जानते हैं, वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। तो हम लिखते हैं वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक ले जाने में किया गया वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्क डन का फॉर्मूला होता है DW इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा FDR कॉस थीटा।
ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास फोर्स की, माइनस क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई, और डी आर आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू ध्यान देना, पिछली बार 180 ली थी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ ले रहा था। अब यदि मैं कहता हूँ एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लग रहा है भाई, इस तरफ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, जी सर, और चार्ज भी किस तरफ लेकर आ रहे हैं, इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में, इसलिए एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, कॉस जीरो की वैल्यू हुआ करती है अपने पास 1। तो ये हो गया अपने पास डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई मल्टीप्लाइड बाई डी आर। क्या ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन और सॉल्व करते हैं आगे बढ़ते हुए, ठीक है, कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ये आ गया, अपन बोलते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। बट बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यदि आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी हो तो वो क्या थी, यदि पहले लेक्चर में पढ़ाई थी, ठीक है, तो यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन याद है तो वो था कि एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में, यहाँ से इस पॉइंट से, एक बार और, हाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो आ जाएगा अपने पास कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वी ए माइनस वी बी, है ना, सॉरी ए से बी लेकर आ रहे हैं तो ये यहाँ पर उल्टा होगा, ये हो जाएगा सर वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास क्यू नॉट आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, तो यही रखते हैं अपन, ठीक है। और वी ए और वी बी की वैल्यू भी रख सकते हैं, तो वी बी की वैल्यू क्या आपने देखा, वी बी की वैल्यू वी प्लस डी वी, और वी ए की वैल्यू क्या है वी, तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और आंसर आगे बढ़ते हैं लेके आते हुए, ठीक है। चलो तो अपने पास फॉर्मूला एक बार देख लो, फॉर्मूला है वी बी माइनस वी ए, क्या फॉर्मूले में लिखा हुआ है वी बी माइनस वी ए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी ये हिल रही है तो मैं इसे स्केल से सही कर देता हूँ, हाँ अब मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ए इजकल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वी बी और वी ए की वैल्यू रखते हैं, वी बी की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, ये रखेंगे वी प्लस डी वी, ठीक है, और वी ए की वैल्यू क्या रखेंगे अपन वी, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं वी प्लस डी वी, क्या लिखेंगे अपन वी प्लस डी वी, और माइनस में क्या लिखेंगे वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू लिख की वैल्यू लिखनी है अपन को, तो डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन, उसकी जगह पे क्या लिख देंगे अपन माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, है ना, क्या लिख देंगे माइनस क्यू नॉट डी डॉट डी आर, तो अपन लिख रहे हैं माइनस का क्यू नॉट, एक मिनट देख लेना चाहिए मुझे, माइनस का क्यू नॉट ई मल्टीप्लाइड बाय क्या है अपने पास डी आर है, डिवाइडेड बाय में क्या है क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट तो कैंसिल हो गया, और यहाँ वी से वी कैंसिल हो गया, तो ये बच रहा हमारे पास डी वी इज इक्वल टू माइनस ई मल्टीप्लाई बाय डी आर, डी आर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो सकता है, माइनस भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो ई का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। अब आप कहेंगे सर ये कैसा रिलेशन आया, तो आपको बता दो डी वी अपॉन डी आर, ये जो डी वी अपॉन डी आर है ना, इसे अपन क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, क्या कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यदि 11th क्लास में वो वेलोसिटी वाला आपने पढ़ा होगा चैप्टर, कौन सी वेलोसिटी, पोटेंशियल वाली डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, वो वाला यदि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो इजीली आप पोटेंशियल ग्रेडियंट समझ गए होंगे, ठीक है। उसमें अपन कहते थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या कहा जाता था वेलोसिटी ग्रेडियंट, स्टोक्स लॉ, यदि स्टोक्स थ्योरम याद हो, ठीक है, यदि याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर से देख लीजिएगा। चलिए तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, जी सर बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला आ चुका है। अब ये फॉर्मूला आ गया तो अपन कहेंगे हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या कहेंगे कि हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की नेगेटिव के बराबर होती है, ठीक है। चलिए तो आपको ये पहला टॉपिक समझ में आ गया है, जी सर, फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। पूरा सॉल्व बताया, एक्सप्लेनेशन दिया है कि 0 डिग्री क्यों लिया है, पिछली बार 180 डिग्री क्यों लिया था, 180 डिग्री क्यों लिया था अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही ले लिया था कि भाई उसी के बराबर तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ था और एंगल इस तरफ था, इसलिए अपन ने क्या लिया था 180 डिग्री का एक कॉन्सेप्ट लिया था, यहाँ पे 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट लिया है। चलिए भाई आगे बढ़ जाए, बिल्कुल आगे की ओर बढ़ सकते हैं, और अपना अगला टॉपिक क्या, हमारा अगला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन आइए भाई इंपॉर्टेंट तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्या है अपना टॉपिक, अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन
स्फेरिकल सेल, एक थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो आप भाई बनाते हैं एक बढ़िया से थिन स्फेरिकल शेल और उसकी वजह से अपन पोटेंशियल निकालते हैं। स्फेरिकल शेल का मतलब क्या हुआ सर? स्फेरिकल शेल का मतलब हुआ प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से क्या होगी, खाली होगी। ठीक है, चलिए तो अपन सबसे पहले 3 पॉइंट लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। एट पॉइंट P विच इज आउटसाइड, क्या करेंगे, विच इज आउटसाइड द स्फेयर। यदि स्फेयर के बाहर कोई पॉइंट P है तब की कहानी में क्या होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट P है और इससे कितने डिस्टेंस पर है सर, इससे R डिस्टेंस पर है और इसका रेडियस क्या मान लें सर, इसका रेडियस मान लेते हैं अपन कैपिटल R। ठीक है, चलो अब यदि ये कहानी है तो इस कहानी में क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि थिन स्फेरिकल शेल का आपने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एंड एज वी हैव स्टडीड अर्लियर ऑल द चार्ज, ठीक है, ये अपन बात करें ऑल द चार्ज कैन बी, all the charge can be assumed to be concentrated at the center, सारा का सारा ऐसा चार्ज मान सकते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज किस में होगा, कंसंट्रेटेड एट सेंटर पे होगा। ठीक है, अब सेंटर पे यदि चार्ज होगा, ठीक है, सेंटर की स्पेलिंग ये होगी CENTRE। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत लिख दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेंटर पे, तो ये सेंटर से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q/R। फॉर्मूला एक आ गया। ठीक है, अब यदि मैं आपसे दूसरा पॉइंट पूछूं, पॉइंट P इज ऑन द, कहाँ पर है, पॉइंट P इज ऑन द सरफेस, यदि सरफेस पर है, कहाँ पर है, सरफेस पर है, तो पॉइंट P इज ऑन द सरफेस तो क्या हो जाएगा, R की जगह पर अपन को कैपिटल R रेडियस लिखना होगा और क्या। देखो भाई पॉइंट यहाँ पर है तो R था, अब यहाँ तक तो ये तो कैपिटल R ये रेडियस ही कहला जाएगा ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आएगा अपने पास V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है जी, नहीं सर। अब मैं आपको बता दूं कि एक और पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, जो क्या होता है, पॉइंट P की बात करता हूं, पॉइंट P इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, तो आपको बता दूं यदि पॉइंट P इनसाइड भी है ना, तो आपको ये बात याद रखनी है और अच्छे से याद रखनी है कि जितना पोटेंशियल, मान लेते हैं यदि सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, कितना 10 वोल्ट, तो अंदर भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका फॉर्मूला भी आएगा 1/4πε0 Q/R। यदि कोई पूछे सर अंदर जो है स्फेरिकल शेल के क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आओ भाई, क्या तो मैंने ये रिलेशन देखा, मैंने बोला था ना ये रिलेशन काम में आएगा। ये रिलेशन क्या, E इज इक्वल टू -dV/dr। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूँ E इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है अपने पास, E इज इक्वल टू -dV/dr, पर V क्या है, कांस्टेंट। यदि 10 वोल्ट बाहर है और 10 वोल्ट अंदर है, V क्या अपने पास, कांस्टेंट। यदि 10 वोल्ट बाहर है और 10 वोल्ट अंदर है, तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर, यदि मैथ्स पढ़ेंगे तो किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पे आंसर कितना आता है, 0। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल विल बी 0 और पोटेंशियल सेम रहेगा जितना वहां था जितना यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो कहना चाहूँगा आपको करना है इसको सब्सक्राइब। क्या करना चाहिए आपको, चैनल को कर देना चाहिए सब्सक्राइब, कर देना चाहिए लाइक, कर देना चाहिए शेयर दूसरे लोगों तक, ताकि पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। ठीक है, और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। और यदि कोई ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आते हैं, और PYQ जैसे पिछले लेक्चर में मैंने PYQs अभी तक तो नहीं दिए हैं, आने वाले टाइम में मैं उसमें ऐड करने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा गुड डे एंड थैंक यू।